नमस्कार व्यूअर्स। आज आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 5 ऑफ उन्नति पॉडकास्ट। पिछले 4 एपिसोड्स में आपने रोल ऑफ रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च के बारे में जाना था, स्टार्टअप्स की जर्नी, फंडिंग कैसे ले सकते हैं हम, बेसिक्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। एंड आज हम जानेंगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लिनिकल वैलिडेशन के बारे में। ये हमारा एक सीरीज़ की टाइप में बिहेव करेगा। एंड आज के हमारे मैडम स्पीकर हैं डॉक्टर सुषमा सागर, प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ ट्रॉमा सर्जरी, जेपी नेट, एम्स, न्यू दिल्ली। सो मैडम, वेलकम टू द नमस्कार या पॉडकास्ट। थैंक यू सलज। एंड मैम, थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ बता दीजिए, उसके बाद में हम जर्नी की तरफ चलेंगे, व्यूअर्स श्योर। को समझाएंगे। मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर में करीब 20 साल से हूँ और इनफैक्ट एम्स ट्रॉमा सेंटर जो है वो अपने आप में एक मॉडल ट्रॉमा सेंटर है जो कि 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इट्स अ डेडिकेटेड मॉडल ट्रॉमा सेंटर जिसमें कि एक ही छत के नीचे सारे ट्रॉमा विक्टिम्स के देखभाल की जाती है। एंड नॉट ओनली क्लिनिकल ट्रीटमेंट बल्कि रिसर्च के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। और ट्रॉमा के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी गाइडलाइंस या इस तरह की चीज़ें साउथ ईस्ट एशिया में आई हैं वो यहीं से निकली हैं। सो आई एम अ प्राउड ट्रॉमा सर्जन एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। एंड मुझे काफ़ी उसमें लगता है कि काफ़ी गैप्स हैं उसमें जिसको कि हमें फुलफ़िल करने के बारे में आगे सोचना चाहिए। यस मैम, डेफिनेटली। एंड मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एनकैट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल वैलिडेशन में आपकी पूरी हेल्प करता है। स्टार्टअप्स किसी भी पॉइंट पे हमारे पास आ सकते हैं, वेदर इट बिलोंग्स टू क्लिनिकल इमर्जन या आपको क्लिनिकल वैलिडेशन कराना है। सो वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज ट्रॉमा सर्जरी। मैम इज़ द को पी आई ऑफ एनकैट विद अस। मैम, बात करते हैं डेवलपमेंट की, बात करते हैं क्लिनिकल वैलिडेशंस की। तो क्लिनिशियंस का रोल कब आना चाहिए एक स्टार्टअप जर्नी में? देखिए, मेरा जो जहाँ तक का एक्सपीरियंस है और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस समय पे कोई स्टार्टअप ये सोच रहा है, उसके दिमाग में ये बीज पैदा हो रहा है कि मेरे को कुछ नया बनाना है, गैजेट बनाना है, मशीन, इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ बनानी है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे उसको क्लिनिशियन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमने ये देखा है कि जब स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट बना के लेके आते हैं और उसके बाद क्लिनिशियन उसमें इनपुट देता है, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा एनवायरनमेंट हो जाता है। क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं तो अब बिल्कुल तैयार था और मैं तो अब वैलिडेट करने आया था। बट बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या होता है, जब स्टार्टअप शुरू करता है अपनी जर्नी तो वो पूरे वर्ल्ड की चीज़ों को देखता है, लिटरेचर को देखता है। उसमें हमारा इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी नहीं मिल पाती है उनको। तो वो आपको हैंड्स ऑन क्लिनिशियन के साथ बैठकर कंसेप्चुअलाइजेशन के लेवल पे ही उसको एसोसिएट हो जाना एसोसिएट चाहिए। होना चाहिए। जी। हम अगर कोई स्टार्टअप, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर्स के जी। लोग ज़्यादा होते हैं, जी। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से उतने फाउंडर्स नहीं मिल नहीं मिल पाते हैं। पाते। जी। अब वो ट्राई करते हैं हॉस्पिटल्स में जाने का, जी। ट्राई करते हैं लोगों से मिलने का। बिल्कुल। तो क्लिनिकल इमर्जन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। अब जी। हम एज ए एनकैट हम काफ़ी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। बट आपको लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट आइडिएशन स्टेज, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, हुँ। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में हमने देखा है कि TRL 7 जब वो एक प्रोडक्ट की जी। तरफ पहुंच जाते हैं तब जी। क्लिनिशियंस इन्वॉल्व करने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं। हुँ। ये पेन पॉइंट मैम कितना इम्पॉर्टेंट है एक जर्नी में स्टार्टअप की, कि अगर इसको एड्रेस किया जाए, स्टार्टिंग से ही रखें, हुँ। हुँ। मिड में रहते हैं तो किस लेवल पे वो कितना बड़ा होना चाहिए? अब मार्केट की तरफ जा रहा है स्टार्टअप तो वो कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है? आपने सही बिल्कुल पॉइंट लेके आए हो। बिकॉज़ क्या होता है कि जब भी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, बेसिकली इनोवेशन ज़्यादा वहीं से आती है। राइट मैम। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं वो अपने क्लिनिकल वर्क में इतने ऑक्यूपाइड होते हैं जी। कि वो इस तरफ सोचते ज़रूर हैं पर उसको वहाँ पर तक नहीं लेके आ पाते हैं। मेरे को लगता है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए किसी न किसी एक अम्ब्रेला के नीचे काम करना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर वो उस अम्ब्रेला, जैसे मान लीजिए हमारी एक एनकैट एक अम्ब्रेला है या आईआईटी में कुछ हब्स बना रखे हैं या आईसीएमआर ने कुछ इस तरह के आजकल मेडटेक मित्रा टाइप के स्कीम्स बना रखे हैं। अगर स्टार्टअप्स उन अम्ब्रेलाज़ को कोशिश करें, उनके थ्रू आने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उनका जो क्लिनिकल इमर्शन है, वो आसान हो सकता है और उनकी जो जर्नी है, वो थोड़ी बेटर हो सकती है, बजाए इसके कि वो इंडिपेंडेंटली इस रास्ते पे आगे बढ़ें। अब जर्नी देखते हैं अगर स्टार्टअप की, तो फ्रॉम आइडिया जनरेशन
देन पायलट टेस्टिंग, देन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, देन क्लिनिकल ट्रायल्स। जी। आफ्टर दैट एक प्रोडक्ट के तरफ वो मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं, फिर स्केलिंग की तरफ कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि क्लिनिशियन का रोल इम्पॉर्टेंट सारी स्टेजेस पे रहेगा या किसी स्टेज पे रहेगा? अगर रहेगा तो वहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकें? जी। क्या हमें स्टार्टअप की मेंटरिंग फ्रॉम क्लिनिशियन एक ही रहना चाहिए या डिफरेंट लेवल पे क्लिनिशियंस आने चाहिए? वो थोड़ा सा आप अगर लाइट डाल सकें। देखिए, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमने एक नेगेटिव प्रेशर वुंड डिवाइस के ऊपर काम करना शुरू किया था, और जब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हमारे पास आए थे, तो वो बिल्कुल इमर्शन वाली स्टेज पे आए थे, और इस पूरी जर्नी में आज की तारीख में हम देखें तो करीब 12 साल लग गए, जिसमें कि हर स्टेप पे हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। जब उन्होंने डिज़ाइन किया, कितना वेट होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, मरीज़ के लिए कैसे सहूलियत होगी, या फिर उसकी कॉस्ट कैसे हमें रखनी है आगे, क्या-क्या सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, तो वो हर लेवल पे क्लिनिशियन ही दे पाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि एक ही रहना चाहिए या मल्टीपल रहने चाहिए, आई थिंक जो मेन जो मेंटर है वो एक जने की तरफ से आनी चाहिए। वन हैज़ टू टेक द ओनर्स ऑफ दैट स्टूडेंट। उसके बाद वो जो पीआई है या वो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, वो अपने साथ और लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सपोज़िटली कि आपको लगता है कि हमें उसमें ऑर्थोपेडिशियन का इनपुट चाहिए, या हमें न्यूरोसर्जन का इनपुट चाहिए, या क्रिटिकल केयर के व्यक्ति का या फिजियोथेरेपिस्ट का इनपुट चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि अगर स्टूडेंट या जो भी स्टार्टअप का जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है, वो अपने लेवल पे सब लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग पहली बार क्लिनिकल वैलिडेशन की बात कर रहे हैं व्यूअर्स जी। के साथ में। तो मैम, एक्चुअल डेफिनेशन क्लिनिकल वैलिडेशन की क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप वैलिडेशन भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट में भी पार्ट हैं स्टार्टअप्स के, जी। अकॉर्डिंग टू इन कंटेक्स्ट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आपके हिसाब से असिस्टिव टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में हमारी क्लिनिकल वैलिडेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, क्लिनिकल वैलिडेशन अगर हम उसको डेफिनेशन के तौर पे देखें, तो वो कोई भी जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ है वो क्लिनिकली, मतलब पेशेंट की जो ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से या पेशेंट की रिहैबिलिटेशन के पर्सपेक्टिव से वो उसके लिए माफ़िक आनी चाहिए। उसके लिए पेशेंट उससे सैटिस्फाइड होना चाहिए। किसी भी जो हम दवाई बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, उसमें हम सेफ्टी एफिकेसी देखते हैं, हम देखते हैं कि एडवर्स रिएक्शन नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मशीन इक्विपमेंट का एडवर्स रिएक्शन तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो आउटसाइड यूज़ की चीज़ें होती हैं। इसमें ये है कि वो जो मशीन अगर आपके कोई पैरामीटर्स दे रही है, या वो मशीन को यदि पहन के व्यक्ति चल रहा है या अपनी कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको एक तो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। उसकी जो अडैप्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यही है कि वो उसको मतलब जो एक्चुअली में उसकी जो नीड है, उसको वो पूरा करना चाहिए। एंड फिजिशियन, सर्जन एज़ वेल एज़ पेशेंट, दोनों का जो इंटरफ़ेस है वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए उस प्रोडक्ट को। हम अगर आप जैसे अभी नेगेटिव प्रेशर वूंड स्टार्टअप्स के साथ में काम कर जी। रहे हैं, हम उनके केस में कैसे रहा था? क्लिनिकल वैलिडेशन अभी हुआ है या अभी चल रहा है? या डेवलपमेंट पार्ट का थोड़ा सा जर्नी उनका शेयर कर सकें तो व्यूअर्स को ये पता लगेगा कि किस लेवल पे हमें क्या क्या करना चाहिए। जी, उसमें तो देखिए, अभी तो वो लोग कमर्शियली दे आर इन द मार्केट एंड पेशेंट्स आर यूजिंग इट, और उनका टाई अप हो गया है और कंपनी से, जिसमें कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है, जिससे कि मार्केट में वो अवेलेबल है फ्रीली। एंड सबसे खुशी की बात ये है कि इंडिजिनस प्रोडक्ट है, और compete कर रहा है, जो कि हमारी विदेशों से आने वाली जो उसी टाइप की ड्रेसिंग्स थी उनसे, मतलब इट इज़, आई वुड से इट इज़ नो लेस देन दोज़ प्रोडक्ट्स। उसमें शुरुआत में यही रहा था कि हमने उनको जो सारी चीज़ें थी कि हमारे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा गर्मी का मौसम होता है, हमारे यहाँ पे मरीज़ रोज़-रोज़ जो है वो डॉक्टर के पास नहीं आ पाता है। बहुत सारी बात वो समय वो जो है वो अपने निकट के जो कंपाउंडर्स होते हैं, जो कि एक तरह से कहना चाहिए उतने स्किल्ड भी नहीं होते हैं, उनके पास पट्टी कराने जाते थे। तो हम कैसे उस तरह की पॉपुलेशन को खींच के ला सकें कि ये प्रोडक्ट उनके भी काम आ सके। तो नॉट ओनली लो कॉस्ट, ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। अगर हाँ, वो व्हीलचेयर पे जा रहा है, तो कैसे उस मशीन को हम व्हीलचेयर पे लटका सकते हैं। हमारे गर्मी के मौसम को वो कैसे टॉलरेट कर सकता है। तो ये सारे फीडबैक हम उनको शुरुआत से देते गए। तो आई वुड से कि हर 3 महीने पे उन्हें कुछ ना कुछ उसमें चेंज करने पड़े।
एट द सेम टाइम जो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वेस्टर्न वाली मशीन को यूज़ कर रहे थे, तो उसमें जो हमें फीचर्स बहुत अच्छे लगते थे कि टच होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए या फिर बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, तो ये सब हम उनको फीडबैक देते रहे और उसी को ले लेके वो उसको इम्प्रूव करते रहे। एंड आई थिंक दैट वाज़ द रीज़न कि जब उन्होंने CDSCO के लिए अप्लाई किया या उन्होंने सेफ्टी एफिकेसी टेस्टिंग के लिए उतारा, तो उनको उसमें दिक्कत नहीं आई फिर। हम्म। सो हम अगर बात करते हैं सेफ्टी असेसमेंट की, जी, बात करते हैं कि क्लिनिकल ड्रिवन आउटकम होना चाहिए किसी भी वैलिडेशन अगर हम लोग करते हैं, जी, एक रिसर्च डिज़ाइन बहुत प्रॉपर होना जी, चाहिए, वो जी, हम प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली वो जी। आप थोड़ा सा बता देखो, सकते जब भी आप रिसर्चर से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मेटा एनालिसिस होना चाहिए, सिस्टमैटिक रिव्यू होने चाहिए या रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए, बट ये ना बहुत हाई एस्पिरेशंस हैं। आप किसी प्रोडक्ट को जब बनाने जा रहे हैं तो आप किसी भी रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल की बात करेंगे तो सैंपल साइज़ 30 से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम, है ना? अब कोई जो प्रोडक्ट अभी तक ढंग से वैलिडेट ही नहीं हुआ है, हैं। तो मैन्युफैक्चरर या कोई भी इन्वेस्टिगेटर या स्टार्टअप उसके इतने सारे सैंपल नहीं डिज़ाइन कर सकता है। हम्म। वो तो 1 या 2 प्रोटोटाइप ही करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो शुरुआती जर्नी में वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशनल होना चाहिए और उसके बाद उसको आप एक पायलट स्टडी की तरह लेके जाइए। पायलट में आप चाहे 5 गैजेट से आप अपने को टेस्ट करिए और उसके रिज़ल्ट्स के बेसिस पे आप उसको प्रोग्रेस करिए। बट जैसे हमेशा रिसर्च में या इसमें कहा जाता है कि लुक फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो जो डूएबल चीज़ हैं, जो आसान है, क्योंकि आप पायलट करेंगे तो आपको एथिकल अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगी। बट अगर आप रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल की बात करेंगे, तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं और जो चीज़ अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई है, उसका आप RCT नहीं कर पाएँगे। मैम जैसे बेसिकली हम कहते हैं कि आप TRL 7 पे पहुंच चुके हैं, जी, आपका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहुंच चुका जी, है, जी, आप वैलिडेशन के लिए तब आइए हमारे पास ताकि जी। आप कोई फंक्शनल चेंजेस ना कर सकें। हुँ, अब स्टार्टअप मोस्टली ये जर्नी को एक टाइम लगाता है, बट क्लिनिकल इमर्जन वो पहले चाहता है जी, एटलीस्ट। जी। अब आफ्टर TRL 7 वो हमारे पास वैलिडेशन के लिए आया, हमने उसको एक यूजिबिलिटी टेस्टिंग का कोई हुँ, प्रोटोकॉल हमने लगाया, जी, RCT लगाया, कोहॉर्ट स्टडी हुँ, ऑब्जर्वेशनल जैसे आपने बताया, जी। तो हम कौन सा डिज़ाइन किस स्टार्टअप के लिए बेस्ट होता है, कुछ ऐसा अगर हमारे पास में कुछ हम दे सकें स्टार्टअप्स को इनपुट्स, ताकि वो उस तरीके से तैयार रहें, थोड़ा बहुत उनको उस चीज़ की समझ हो। बेसिकली जो आपका सवाल है वो फंडिंग के टाइम पे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जी। आप जब भी फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो कहती हैं कि आप TRL 7 से नीचे में आएंगे तो हम क्या आपको फंड करेंगे, बिकॉज राइट। उनको उसमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है। बट जब आप क्लिनिशियन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो क्लिनिशियन के पर्सपेक्टिव से आप बहुत अर्ली स्टेज में भी उनके पास आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि TRL 7 पे जाने के बाद आप उसमें चेंजेस बताएंगे हम्म। तो वो कई बार जो होता है वो नॉन स्टार्टर हो जाता है। वहीं पे पता लगा कि वो वैली ऑफ डेथ में पहुँच गया हम्म। और उसका काम खत्म हो गया। तो मुझे लग रहा है कि इनको हमें अलग-अलग सोचना चाहिए कि अगर आप एक लेवल पे मान लो कोई स्टार्टअप पहुँच चुका है, मतलब अब हर एक जने के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्लिनिकल इमर्शन से अपनी जर्नी को शुरू जी करे। मैम। तो जो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं TRL 7 के लेवल पे, तो वो कुछ ऐसे 3-4 आई वुड से क्लिनिशियंस को पकड़ें, वो एक सेटअप पे काम ना करें। हम्म। वो 3-4 सेटअप में अपने काम को डिवाइड करें और चाहे तो अपने 2-2 मशीन्स को लेकर के वहाँ पे या 3-3 मशीन को लेके उसमें पायलट अपना स्टार्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आप उस शुरुआती की जर्नी में हैं, तो फिर आप उसको ऑब्जर्वेशनल से स्टार्ट करके और फिर पायलट पे लेके जाएँ। जी मैम।